नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईटी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। हम पॉलिटी शुरू किए हैं, पहला टॉपिक बता चुके हैं, ठीक है। उसका एमसीक्यू भी करवा दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा चैनल पे जाके। आज दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? संविधान की विशेषता। पहला टॉपिक हमने क्या देखा था? संविधान का निर्माण। दूसरा टॉपिक हमारा है संविधान की विशेषता। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये 2 पार्ट में आपका वीडियो आएगा, संविधान की विशेषता। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या संविधान की विशेषता क्या क्या है। बहुत सारी विशेषता है इसमें, है ना। एकीकृत न्यायपालिका है, हमारा एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, फिर मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य है, बहुत सारा चीज़ है। हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे संविधान की विशेषता है, उसको नंबर वाइज हम लोग देखेंगे। चलिए, तो संविधान की विशेषता, हर चीज़ की एक विशेषता होती है, कुछ खासियत होती है। उसी तरह हमारे संविधान की भी कुछ खासियत है। तो सबसे पहला हमारा जो खासियत है वो क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा। सबसे लंबा हस्तलिखित है, वो भी हस्तलिखित है। तो सबसे लंबा हस्तलिखित या लिखित कहिए संविधान। 2 तरह के संविधान होते हैं, एक होते हैं लिखित, ठीक है, और दूसरा कैसा होता है? अलिखित। एक हो गया लिखित और दूसरा हो गया अलिखित। तो लिखित संविधान की जो शुरुआत है ना, वो जैसे कि अमेरिका का संविधान लिखित है। और जैसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन का कैसा है? अलिखित है। ब्रिटेन का अलिखित है और अमेरिका का लिखित है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा है। हमारे संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचित हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। अभी वर्तमान में ऐसे देखिए, अभी भी हम लोग इतना ही अनुच्छेद मानते हैं, लेकिन उसमें ए बी सी डी क ख ग घ जोड़ के 470 टोटल अनुच्छेद हो गए हैं। पर हम लोग को याद रखना है 395 ही, लेकिन गिनती में अगर पूछेगा तो 470 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूची हो गए हैं। 4 अनुसूची जोड़ा गया, भाग 22 ही हैं, लेकिन ए बी सी कहीं कहीं क, जैसे 9 का क, इस तरह से जोड़ के 25 है, गिनती में 25 है। अब देखिए, विस्तृत हमारा जो संविधान है ना, उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारा संविधान बड़ा क्यों है, छोटा सा ही क्यों? अमेरिका का संविधान मात्र 7 अनुच्छेद का है। फिर वहाँ कैसा, वहाँ भी तो शासन चल रहा होगा, चलता ही है। हमारे देश का संविधान का लंबा होने का कारण, बहुत सारा कारण है। हम लोग देखते हैं लंबा होने का क्या क्या कारण है। तो लंबा होने के 4 कारण हैं। चारों कारणों को हम लोग जानेंगे। चारों कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण जो हमारा है ना, वो है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। भारत का विस्तार और विविधता, तो भौगोलिक कारण में आ गया कि भारत जो बड़ा देश है, विस्तृत देश है ये, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक कारण में आता है भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो उपबंध है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही संविधान में लिया गया है। ऐसे भी ऐसे भी इसको भारत शासन अधिनियम 1935 जो है कहा गया है कि उठा करके इसको रख दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारा बदलाव भी किया गया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उपबंध इसी का है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तीसरा कारण हमारा आ जाता है कि खैर अब जम्मू कश्मीर तो रहा नहीं, 370 हट गया, तो इसको अब छोड़ दीजिए। यहाँ से पढ़िए कि केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। हमारे यहाँ जो है ना, केंद्र और राज्य दोनों का एक ही संविधान है, ठीक। और अमेरिका जाइए, वहाँ केंद्र का अलग संविधान मिलेगा, राज्य का अलग संविधान मिलेगा। तो उसी तरह हमारे यहाँ क्या है, केंद्र और राज्य के लिए एक संविधान है, तो दोनों का नियम उसमें है, तो लंबा तो होगा। फिर है चौथा कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। ऐसे भी हमारे संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। वहाँ पे बहुत सारे हमारे कानूनविद जो थे, जितने भी वकील थे, कानूनविद थे, उन लोगों का ज़्यादा समावेशन है वहाँ। वो लोग अपने अपने विचार दिए हुए हैं। तो संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, सब अपना अपना नियम उसमें जोड़वाते गए, तो इसलिए वो थोड़ा लंबा हो गया। अब है कि संविधान जो है, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शासन का प्रावधान है, बल्कि क्या है, संविधान में न सिर्फ शासन का मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान का भी विद्यमान है। यानी सिर्फ शासन नहीं, वहाँ प्रशासन भी है, दोनों है,
ठीक है। जैसे कि हम लोग प्रशासन, न्यायपालिका, इसके बारे में भी लिखा हुआ है सारा चीज़। तो सिर्फ विधायी ही नहीं, न्यायपालिका के बारे में भी संविधान में लिखा हुआ है। अब दूसरा कारण हमारा देखते हैं, दूसरा विशेषता देखते हैं हम। पहला विशेषता हमने देख लिया, दूसरा भी विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित, विभिन्न स्रोतों से विहित 60 देशों के संविधान से अवलोकन करने के बाद हमारे संविधान में बहुत सारा चीज़ जोड़ा गया था। तो बहुत सारे देश का संविधान पढ़ने के बाद जो इन लोगों को लगा कि नहीं हमारे संविधान में ये होना चाहिए, उसको इन लोगों ने ऐड किया। जैसे देखिए भारत शासन अधिनियम, ये तो बता ही दिए कि 1935 से अधिकांश भाग लिया गया है। लगभग 250 उपबंध जो है ना वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, ये भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। अंबेडकर जी क्या बोले कि हमारा जो संविधान है ना वो विश्व के बहुत सारे देशों के संविधान को छानने, मतलब क्या, पढ़ने के बाद, अवलोकन करने के बाद हमारा संविधान बना है। ये अंबेडकर जी का कहना है। ठीक है। संविधान का दार्शनिक भाग, जैसे देखिए दार्शनिक भाग में क्या क्या आ गया, फंडामेंटल राइट। ठीक है, कहाँ से लिए हम फंडामेंटल राइट? अमेरिका से। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो ये हो गया दार्शनिक भाग। और राजनीतिक भाग किसको बोलेंगे हम लोग? राजनीतिक भाग बोलेंगे जैसे कि संसदीय सरकार, विधायिका, ये सब हो गया राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक भाग। तो राजनीतिक भाग में संसदीय सरकार का सिद्धांत है, कार्यपालिका और विधायिका का संबंध है। ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय सरकार सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है। निर्माताओं ने दूसरे देशों के लिए किए गए प्रावधानों में भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से आवश्यक परिवर्तन किए और विसंगतियों को दूर भी किया। ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम ब्रिटेन से संसदीय सरकार लिए, जैसे अमेरिका से हम स्वतंत्र न्यायपालिका लिए, तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ जो है वही हमारे यहाँ भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखा गया कि उस समय हमारे देश की स्थिति वो नियम लगाने लायक है या नहीं, उसको देख के विचार करके उसको दूर करके या फिर उसमें बदलाव करके जोड़ा गया। जैसे कि न्यायिक समीक्षा ही है, तो देखिए न्यायिक समीक्षा हम लोग कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। तो यूएसए में विधि की उचित प्रक्रिया है। यूएसए में क्या है? विधि की उचित प्रक्रिया है। और इंडिया में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा ही, तो बदलाव किया गया है। ऐसा नहीं है कि सेम जैसा वहाँ, कट कॉपी पेस्ट नहीं है। बस इतना याद रखिए कि कट कॉपी पेस्ट नहीं है। हाँ, हम लिए न्यायिक समीक्षा लिए, लेकिन हम बदलाव के साथ जो हमारे उस समय ये हमारे देश में नहीं चल सकता था, इसलिए हमारे यहाँ जो चलेगा वो नियम बना के हम उसको लागू किए। अब तीसरा देखिए, तीसरा विशेषता हमारा क्या है? तीसरा विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ऐसे भी हमारे संविधान को कहा गया है अंशतः कठोर अंशतः लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला। तो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। ठीक है, नम्यता अनम्यता का मिश्रण है। तो देखिए कठोर मतलब, अनम्य मतलब क्या हो गया कि जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान में संशोधन करने के लिए ना पूरे राज्यों से भी समर्थन लेना पड़ता है, उसके बाद वहाँ संशोधन हो सकता है। तो कठोर है, वहाँ कैसा है? कठोर है। लचीला है आपको, जिसमें संशोधन का प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन में क्या है? जब मन तब कानून बना देता है, जहाँ संसद को पूरा लचीला है पूरा कानून बनाने में। तो उसमें उसको कोई ये नहीं है कि उसको समर्थन चाहिए, राज्य का समर्थन चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या किया गया? इस दोनों को मिला दिया गया, यानी कठोर और लचीला। कुछ जगह पे हम लोग कठोर हैं, कुछ जगह पे हम लोग लचीला हैं। जैसे देखिए कहाँ पे हम लोग कठोर हैं और कहाँ पे लचीला हैं। तो भारत का संविधान क्या है? न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि ये कैसा है? कठोर और लचीला का मिश्रण है, दोनों का मिला जुला रूप है। अब अनुच्छेद 368 में 2 तरह का संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे, अभी हम विशेषता पढ़ रहे हैं तो इसमें इसको शॉर्ट में समझेंगे। तो 368 में 2 तरह का संशोधन है। कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है और दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो। देखिए कुछ प्रावधान हमारे यहाँ ऐसा है ना, जिसको पारित करने के लिए क्या करना पड़ता है कि संसद में तो विशेष बहुमत चाहिए ही, उसके अलावा दोनों सदनों में जो उपस्थित हैं उसका और मतदान देने का, दोनों का
2/3 बहुमत चाहिए, तब जाके वो संशोधन होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा क्या नियम है, दूसरा संशोधन का नियम क्या है कि कुछ ऐसा भी प्रावधान है जो संसद विशेष बहुमत से पारित करके, कुछ अन्य प्रावधान जो है जिसको संसद विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा भी है। तो हम लोग क्या हैं, कठोर भी हैं कहीं पे कुछ नियम बनाने में, और कुछ नियम बनाने में हम लोग लचीला भी हैं। ठीक, तो दोनों का हम लोग मिश्रण है, याद रख लेना है। इसके अलावा देखिए, कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित हो जाता है। अगर संसद में भी सामान्य बहुमत हो गया तो पारित हो जाएगा, लेकिन ये 368 के तहत इसको नहीं रखा गया है, इस संशोधन को 368 के तहत नहीं रखा गया है, उसमें सिर्फ 2 ही है। ठीक, अब देखिए चौथी विशेषता हम आपको बता रहे हैं। चौथी विशेषता क्या है हमारा कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसमें क्या है कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। बिल्कुल, भारत ये जो संविधान है ये संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण हैं, जैसे कि देखिए 2 गो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता, ये सब लक्षण हमारे संविधान में विद्यमान है। संघ में हमारे यहाँ 2 सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, शक्ति का विभाजन भी है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन भी है। फिर हमारा लिखित संविधान है, संविधान हम लोग सबसे सर्वोच्च किसको मानते हैं, संविधान को मानते हैं। उसके बाद संविधान हमारा कठोरता भी है कहीं कहीं। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ है, द्विसदनीयता है, 2 सदन में हमारा है। अब देखिए भारतीय संविधान, ये हो गया आप क्या संघीय लक्षण, ये क्या हो गया संघीय लक्षण। अब हमको देखना है एकात्मकता का लक्षण, दोनों का मिश्रण है। तो एकात्मकता की ओर झुकाव देखिए, इसमें क्या है कि भारतीय संविधान में जो है सो बड़ी संख्या में, भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता का लक्षण है। देखिए एकात्मकता का क्या सब लक्षण है, जैसे कि एक सशक्त केंद्र, ठीक, एक संविधान, हमारे यहाँ एक ही संविधान है। फिर एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, ये सब एकात्मकता की ओर आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन एकात्मकता का उदाहरण है, तो याद रख लेना है हम लोगों को एकात्मकता का उदाहरण। तो हमारा एक केंद्र के अनुसार हमारा राज्य भी चलता है, एक संविधान है हमारे यहाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, बस एक इंडिया की नागरिकता, राज्य की अलग से नागरिकता की आवश्यकता नहीं होती है। अमेरिका जाइए वहाँ 2 नागरिकता है, केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है। संविधान का लचीलापन, हमारा संविधान हम बताए ही कि कुछ कठोर है कुछ लचीला है, तो कठोर हो गया संघीय में और लचीला हो गया एकात्मकता में। एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये केंद्र ही राज्यपाल को नियुक्त करता है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ये राज्य में काम करता है। फिर अखिल भारतीय सेवा, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। फिर आपातकालीन प्रावधान, ये सब क्या है, ये सब एकात्मकता के लक्षण हैं। अब देखिए, अब संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है, ये एकदम याद रख लेना है। आपको पूछ देगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय शब्द का उल्लेख है, तो कोई ना कोई मार देंगे जो ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल नहीं, संघीय शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसे संघीय है बहुत जगह, तो ये मत मानिएगा कि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक, दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यही हम लोग पढ़ते हैं। इसके 2 अभिप्राय हैं, तो क्या है, पहला है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय संघ जो है ये राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि 10 गो राज्य मिल के बोल दिया कि नहीं अब हम लोगों को केंद्र एक देश होना चाहिए, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा अमेरिका में ऐसा ही हुआ था, बहुत सारा राज्य मिल के और बोला गया कि जो अब हमारा एक देश होना चाहिए तो अमेरिका बना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा है कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
ऐसा नहीं है कि कोई बीच में अभी पंजाब कह दे कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको अधिकार नहीं है, नहीं कर सकता है ऐसा। तो ये दो हमारे ये जो हैं, ये पहला कि किसी भी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा हो गया कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अलग नहीं हो सकते हैं आप। पाँचवा देख लीजिए, पाँचवा विशेषता क्या है हमारा? पाँचवा विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। ठीक है, सरकार का संसदीय रूप। इसमें क्या है कि संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। हमारे यहाँ कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, और सबों में सामंजस्य बनी रहती है, और सभी के सामंजस्य से ही हमारे यहाँ संसदीय, तब न संसदीय व्यवस्था है, चल रहा है। फिर है अध्यक्षीय प्रणाली। हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, तो अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, तो ये अध्यक्षीय प्रणाली कहाँ पे है? अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में है। वहाँ पे जो अध्यक्षीय प्रणाली है, तो दोनों के बीच शक्ति का विलय का सिद्धांत पर आधारित है, यानी दोनों का जो शक्ति है ना वो अलग अलग है। लेकिन हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, ये दोनों के मध्य जो है वो समन्वय है, सहयोग है, उसके बाद ही सिद्धांत बनता है कोई भी। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। हमारा जो संविधान है वो सिर्फ केंद्र में नहीं, राज्य में भी हमारा चलता है। उसी संविधान के अनुसार जो कानून बनता है वो हमारे राज्य में भी लागू होता है। उसके बाद देखिए संसदीय प्रणाली की विशेषता। देखिए संसदीय प्रणाली का विशेषता क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति। संसदीय प्रणाली की सरकार हमारे यहाँ है, तो उसकी क्या क्या विशेषता है? तो संसदीय प्रणाली की विशेषता वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। वास्तविक कौन हो गए? पीएम। नाम मात्र के कौन हो गए? राष्ट्रपति। नाम मात्र के हो गए राष्ट्रपति। तो वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति है। दूसरा देखिए, बहुमत वाले दल का सत्ता है, बहुमत जिसको मिलेगा उसी को कुर्सी मिलेगा। तीसरा देखिए कि विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। हमेशा विधायिका के समक्ष जो है कार्यपालिका का जवाबदेही रहता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। विधायिका में मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री मिलकर विधायिका बनती है। पीएम या सीएम का नेतृत्व होता है, पीएम और सीएम बनता है वहीं से। फिर निचले सदन का विघटन, और हमारे यहाँ दो लोकसभा और विधानसभा का विघटन हर होता है। फिर भारतीय संसद प्रणाली जो है, भारतीय संसद प्रणाली ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ये हम लोग जानते ही हैं कि हमारा संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, उस पर आधारित है। लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए क्या अंतर है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली में क्या अंतर है? कुछ अंतर है, इस अंतर को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद जो है वो संप्रभु नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? चुन के जाते हैं लोग, निर्वाचित होते हैं। भारत का जो प्रधान है वो कौन? निर्वाचित व्यक्ति होता है। जबकि ब्रिटेन में क्या है? उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ठीक है, तो हमारा संविधान ब्रिटेन से हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो भिन्न है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं, कोई अगर कह दे कि कट कॉपी पेस्ट है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बदलाव के साथ हमारे यहाँ है, जो भी ज़रूरत के अनुसार बदलाव उसमें किया गया है। अब छठा कारण हम देखते हैं। छठा कारण हमारा क्या है? संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो संसद की जो संप्रभुता का नियम है वो ब्रिटिश संसद से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। अब देखिए दो बात यहाँ याद रखना है हम लोगों को। संसद की संप्रभुता का नियम कहाँ से? ब्रिटेन से। और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। तो दोनों को याद रखिए। संसद का संप्रभुता, ऐसे भी हम लोग संसदीय मतलब याद रख लेते हैं ब्रिटेन से, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि एक और जहाँ क्या है? सर्वोच्च न्याय प्रणाली है। एक और जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। अब देखिए एक और क्या है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत उसके पास क्या है? हम लोगों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जो कि अमेरिका से हम लोगों ने लिया है।
तो न्यायिक समीक्षा के तहत वो क्या कर सकता है, संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उसके पास अधिकार है, न्यायपालिका के पास अधिकार है। अगर संसद कोई कानून बनाता है और वो अगर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन हो रहा है उससे, तो वो उसको निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। दूसरी तरफ, वहीं पर दूसरी तरफ देखिए कि संसद के पास भी शक्ति है। संसद के पास क्या संवैधानिक शक्ति है कि वो संविधान के बड़े भाग को भी संशोधित कर सकता है। अब जैसे मौलिक अधिकार है, उसमें संशोधन कर सकता है, हाँ, लेकिन एक ही शर्त है कि वो संशोधन करेगा पर मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं सातवां विशेषता देखते हैं। सातवां विशेषता क्या है, एकीकृत व न्यायपालिका, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। देखिए, हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो संसद के कानून को भी निरस्त कर सकता है, ये उसके पास अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि संसद से हमारा न्यायपालिका बंधा हुआ है, जो संसद अगर कह देगा कि नहीं वो जो नियम हम बना दिए वही चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो न्यायपालिका अगर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन हो रहा है तो वो उसको निरस्त कर सकता है, उसके कानून को रद्द कर सकता है, ये वो स्वतंत्र है। ठीक है, अब है कि न्यायालय का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। न्यायालय का जो एकल तंत्र है वो केंद्र में जो कानून है उसके साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। केंद्र में तो करता ही है, राज्य में भी करता है। अब अमेरिका में संघीय न्यायालय संघीय कानून को और राज्य न्यायपालिका राज्य कानून को करता है। अब हमारे यहाँ देखिए एक ही है, एक ही सुप्रीम है, वहाँ से जो कानून बना वही हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, उसके नीचे कोर्ट में है, हर जगह एक ही कानून है। लेकिन अमेरिका में नहीं है, वहाँ देश का संघ का जो न्यायालय है उसका अलग कानून है, राज्य का जो न्यायालय है उसका अलग कानून है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एक सज़ा का एक ही प्रावधान है, हर जगह कहीं भी चोरी किए तो उसका एक ही सज़ा मिलेगा, लेकिन वहाँ अलग अलग है। राज्य में चोरी किए तो उसका अलग है और संघ वाला अलग है, तो दोनों का अलग अलग है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संघीय न्यायालय है, बिल्कुल। यह शीर्ष न्यायालय है, हम लोग मानते ही हैं सर्वोच्च न्यायालय को कि सबसे ऊंचा हमारा न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय ही आता है। ये संघीय न्यायालय है और ये संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल संविधान का संरक्षक है। संविधान का संरक्षक किसको बोला गया है, सर्वोच्च न्यायालय को, और नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी देता है। देखिए, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार का, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एकदम नियम है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का भी रक्षा हमारा सर्वोच्च न्यायालय गारंटी देता है आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करने का। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसकी स्वतंत्रता के कई प्रावधान हैं। अब देखिए, न्यायपालिका जो स्वतंत्र है सर्वोच्च न्यायालय, इसके स्वतंत्रता का कारण देख लीजिए, बहुत सारा प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, इसमें न्यायाधीशों के कार्यकाल का सुरक्षा है, मतलब बंधा हुआ है कि इतने साल तक आपको करना है, इतने में रिटायर होना है। उसी तरह न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्त है, सेवा शर्त भी उसका निर्धारित है कि आप इतने दिनों तक अपना सेवा देंगे कोर्ट में। उसके बाद है कि उनको जो वेतन मिलता है वो भारत के संचित निधि पर आधारित होता है। दूसरी बात है कि जब वो रिटायर होंगे तो वो किसी भी कामकाज में नहीं किसी भी कोर्ट में काम करने नहीं जाएंगे, ऐसा भी कहा गया है। तो भारत की संचित निधि से उनका वहन होता है उनके खर्चों का। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक है। आप विधायिका में बैठ के न्यायपालिका के कामों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, ऐसा रोक है। ठीक है, यही नहीं कि हम न्यायपालिका पे ही बहस कर रहे हैं, न्यायाधीश पे भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद है कि सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक है। बताया ही आपको कि सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद आप अदालत में काम नहीं कर सकते हैं। अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है न्यायपालिका को, बिल्कुल है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या है, अलग है, पृथक्करण है। हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, डिटेल्स पढ़ेंगे, जब चैप्टर में पढ़ेंगे इसको न्यायपालिका को तब इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी तो हम विशेषता पढ़ रहे हैं। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना, तो हमने इसका 7 विशेषता देखा, इसमें अभी और 7 विशेषताएँ होंगी। तो 7 विशेषता हम लोगों ने देखा है, 7 और होंगी, ये दूसरे पार्ट में हम इसको लेके आएंगे।
और इसको आप लोग अच्छे से समझ के पढ़िएगा। फिर इसका अगला पार्ट जब आएगा उसके बाद फिर इस पर भी हम आपको MCQ करवा देंगे और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो को देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।